फ्रेंड्स, इतिहास में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। इसमें से मैं एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलते हैं। बाबर। देखिए, मुगल साम्राज्य की जो नींव है किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। और बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक उसने शासन किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना, ये मध्य एशिया का एक राज्य है, फरगना, वहां पर हुआ था। बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। और बाबर की माताजी का नाम था कुतलुग निगार खानम, ये चंगेज खां की वंशज थी। अब देखिए क्या होता है कि संयोगवश 9 जून 1494 को बाबर के पिताजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय बाबर क्या है? अल्पायु था। तो बाबर जब अल्प आयु था तो उसी समय बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। अब जब बाबर फरगना का शासक बन गया तो शासक बनते ही उसके मामा, यानी किसके? बाबर के मामा और चाचा, बाबर के मामा और चाचा उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो बाबर को अपने मामा और चाचा के आक्रमण का सामना करना पड़ता है, किंतु बाबर जनता और सेना के सहयोग से फरगना राज्य को बचा लेता है। फरगना राज्य को बचा लेता है। अब देखिए आगे क्या है। बाबर अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी थी, क्या नाम था उसका? समरकंद। ये उज्बेक का एक शहर है समरकंद। तो इस समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। तो उसने क्या किया है कि 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में मौका पाकर के उसने समरकंद को जीत लिया। अब जब समरकंद को जीत लिया, फिर इसके बाद वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो जब बीमार पड़ गया तो इस अवसर का लाभ उठाकर उसके भाई का नाम था जहांगीर मिर्जा। जहांगीर मिर्जा। तो इस जहांगीर मिर्जा ने क्या किया कि फरगना राज्य को हथिया लिया। अब स्वस्थ होते ही बाबर, जब बाबर स्वस्थ हुआ, बीमार पड़ गया था, तो जब वो बाबर स्वस्थ हुआ तो फिर वह फरगना की ओर बढ़ा। और जब फरगना की ओर बढ़ा तो इसी बीच अली मिर्जा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। अली मिर्जा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। यानी ये कह सकते हैं कि बाबर का जो जीवन काल था बहुत ही उबड़ खाबड़ था। समरकंद जीतता था, फिर हार जाता था, फिर जीतता था, फिर हार जाता था। तो इस तरीके से ये उठक पटक इसके शासनकाल में चलती रहती थी, इसके जीवन काल पे। अब क्या हुआ कि अली मिर्जा ने समरकंद पर जब अधिकार कर लिया तो परिणामतः जो है बाबर कहीं का भी शासक नहीं रहा। कहीं का भी शासक नहीं रहा। अब जब ये कहीं का भी शासक नहीं रहा तो फिर क्या किया कि 1498 में इसने फिर एक बार ट्राई किया। 1498 में बाबर ने एक बार फिर फरगना पर आक्रमण किया और उसको क्या किया? इस समय जीत लिया फरगना को। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? 1500 ईस्वी में फिर इसके हाथ से फरगना निकल गया। मतलब 1498 में जीता और 1500 में फिर इसके हाथ से फरगना निकल गया। अब देखिए क्या होता है कि 1501 ईस्वी में 1501 ईस्वी में सैबानी खां, ये एक उज्बेक शासक था,
सैबानी खां। तो ये एक उज्बेक शासक था, इसको परास्त करके समरकंद को फिर जीत लिया। इसको परास्त करके बाबर ने समरकंद को फिर जीत लिया। तो जब समरकंद को इसने फिर जीत लिया, लेकिन फिर देखिए अगले पल क्या होता है। 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में सरे पुल ये सरे पुल के युद्ध में सैबानी खां के हाथों फिर इसको पराजित होना पड़ता है बाबर को। मतलब 1501 में सैबानी खां से जीता और फिर 1502 में सरे पुल के युद्ध में सैबानी खां के हाथों फिर पराजित हो गया। तो इसको क्या हुआ कि बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। अब जब विषम परिस्थितियां हो गईं तो ये क्या हुआ, इधर उधर भागता रहा। जब विषम परिस्थितियां हो गईं तो बाबर इधर उधर भागता रहा। अब जब ये इधर उधर भटकता रहा तो उन्हीं दिनों क्या हुआ, काबुल का शासक कौन, बाबर का चाचा, क्या नाम था उसका, उलूक बेग। बाबर का चाचा उलूक बेग, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस स्थिति में अवसर का लाभ उठा करके बाबर ने जो है काबुल की ओर ध्यान केंद्रित करना चालू कर दिया। और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब जब 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया तो फिर ये क्या हुआ, भारत की ओर ध्यान देना चालू कर दिया। तो जब उसने भारत की ओर ध्यान देना चालू कर दिया तो इसने क्या किया, 1519 ईस्वी से लेके 1524 ईस्वी तक भारत पे इसने 4 बार आक्रमण किया। बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया। फिर इसके बाद 1525 ईस्वी में बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया। अब जब इसने 5वीं बार भारत में आक्रमण किया तो दिल्ली में देखिए किसका शासन था, लोदी वंश का शासन था। दिल्ली में लोदी वंश का शासन था। और कौन शासन कर रहा था, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। अब जो इब्राहिम लोदी था तो जो इसके इब्राहिम लोदी के जो मंत्री थे और इसके जो अन्य रिश्तेदार थे, चाचा थे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि बाबर जो है, बाबर को अपने पक्ष में कर लिया जाए और बाबर से फिर बाद में कह करके बाबर से इसकी लड़ाई करवा दी जाए इब्राहिम लोदी की। और बाबर जब जीत जाएगा तो फिर हम बाबर से कह करके दिल्ली में साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत को अधिकार हम कब्जा कर लेंगे। मतलब कौन, इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार थे, जो चाचा थे, मंत्रीगण थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जब 1525 ईस्वी में 5वीं बार इब्राहिम लोदी, जब बाबर ने 5वीं बार आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। कहां पे हुआ था, ये हुआ था पानीपत। पानीपत एक जगह है, ये याद रखिएगा। तो पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बाबर की विजय हो गई, बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी के हारते ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया तब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई।
ठीक है। तो यहां से मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है भारत में। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में स्थापना की। अब देखिए क्या होता है आगे। अब जब मुगल वंश की इसने स्थापना कर ली बाबर ने, तो अब भारत में क्या था, भारत में छोटे छोटे ऐसे टुकड़ियों का शासन था जिसको बाबर सोच रहा था कि उनको भी मैं खत्म कर दूं। तो भारत में शासन करने के लिए बाबर के लिए यह आवश्यक था कि वह राजपूतों, एक राजपूतों का शासन था, तो राजपूतों की दमन, राजपूतों की शक्ति का दमन करे। तो इसने क्या किया बाबर ने कि 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य खानवा के मैदान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल पॉइंट, खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। फिर इसमें भी क्या हुआ कि बाबर की जीत हुई, खानवा के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। अच्छा, अब देखिए इसमें से एक ये पॉइंट है कि ये बाबर की जो जीत हो जाती थी कैसे हो जाती थी, क्योंकि बाबर जो है एक एक युद्ध की एक शैली थी उस समय, तुलगमा, तुलगमा पद्धति। इस पद्धति से वो हमेशा युद्ध को जीत लेता था। अच्छा, इस पद्धति में देखिए होता क्या था, इस पद्धति में यह होता था कि सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता था और आगे की पंक्ति में ढेर सारी बैलगाड़ी लगा दी जाती थी और पीछे के साइड में तोप खाने रख दिए जाते थे। ठीक है, ये तुलगमा पद्धति है, बता रहा हूं मैं कि इसमें सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता था और आगे की पंक्ति में बैलगाड़ी लगा दी जाती थी। और बैलगाड़ी जानते हैं क्या कर दिया जाता था, बैलगाड़ी को चमड़े के रस्सों से बांध दिया जाता था, बैलगाड़ी को चमड़े के रस्से से बांध दिया जाता था और पीछे के साइड में, मतलब पीछे के उसमें जो है तोप खाने लगा दिए जाते थे, तोप खाने रख दिए जाते थे और बीचों बीच धनुष बाण के जो निशानेबाज थे, धनुष बाण के निशानेबाज थे, उनको तैनात किया जाता था। अब जब इतनी पद्धति से बाबर लड़ाई लड़ता था तो दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमको क्या करना है। बीच में जो है धनुष बाण वाले सीधे जाकर के दुश्मन पे आक्रमण कर देते थे और बैलगाड़ियां किनारे किनारे लगी रहती थी, चमड़े के रस्से बंधे होते थे, कोई दुश्मन आक्रमण कर ही नहीं पाता था और ये लोग जो है वहां पे उनको आक्रमण करके सीधे अपनी जो है टुकड़ी पे आ जाते थे। तो इसी को कहते थे तुलगुमा पद्धति। तो इस पद्धति से जो है बाबर हर एक युद्ध को जीतता रहता था। अब देखिए फिर क्या हुआ, जब खानवा का युद्ध भी बाबर जीत गया, अब क्या हुआ कि वो आगे बढ़ा। अब उस समय चंदेरी था एक जगह, तो उस चंदेरी का शासक कौन था, चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। तो मेदिनी राय ने क्या किया था कि बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ना यहाँ पे, तो राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो जब राणा सांगा की ओर से भाग लिया था इस मेदिनी राय ने, तो बाबर ने सोचा कि इस मेदिनी राय को भी मारा जाए क्योंकि इसने मेरे विरुद्ध जो है युद्ध किया। तो फिर जनवरी 1528 ईस्वी, जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, बाबर ने इस चंदेरी में भी आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो 19 मई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 19 मई 1528 ईस्वी में
बाबर ने क्या किया, चंदेरी को जीत लिया। चंदेरी के युद्ध जो है, चंदेरी को जीत लिया उसने, अधिकार हो गया उसका, ठीक है। और फिर बाबर ने जानते हो क्या किया, बाबर ने चंदेरी में एक अपना शासक, कौन, क्या नाम था उसका, चंदेरी के शासक का, अहमद शाह, अहमद शाह, इस चंदेरी पर अहमद शाह की नियुक्ति कर दी। अब देखिए फिर क्या होता है, इतने युद्ध जीतने के बाद अब इब्राहिम लोदी का एक भाई था, इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी। तो इसने क्या किया, महमूद लोदी ने, कि अफगानों को संगठित किया, जो अफगान थे उनको संगठित करके महमूद लोदी ने सोचा कि मैं बाबर के विरुद्ध अभियान छेड़ दूं। तो महमूद लोदी ने अफगानों को संगठित करके बिहार में बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो अब जब बाबर को लगा कि अरे ये तो मेरे लिए मतलब युद्ध की तैयारी कर रहा है, खतरा है मुझे इससे, तो फिर बाबर ने क्या किया कि इसने सोचा कि इस महमूद लोदी का भी दमन किया जाए। तो इसके दमन करने के लिए बाबर ने क्या किया कि 2 फरवरी 1528 ईस्वी को बिहार के लिए रवाना हुआ बाबर, और 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने अफगानी सेना को पराजित कर दिया, अफगानी सेना को पराजित कर दिया। बाबर यहां भी विजयी हुआ। अब जब यहां पर भी बाबर विजयी हो गया, तब अब इसका संपूर्ण अभियान लगभग समाप्त हो गया। अब फिर अचानक से 1530 ईस्वी में कहां पर, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब आगरा में एक आराम बाग था, बाबर का ही बनाया हुआ आराम बाग। तो इस आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। लेकिन बाबर जब जिंदा था तो उसकी इच्छा थी कि उसको जो है काबुल में दफनाया जाए। तो फिर क्या हुआ, 8-9 साल के बाद जो इसका पुत्र था हुमायूं, इसकी कब्र को उखड़वा करके बाबर की काबुल ले गया, और फिर जाकर के काबुल में वहां पर जो है बाबर को दफनाया गया। ठीक है, तो ये है पूरा बाबर का जो है लेखा जोखा। अब 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए कि बाबर के समय में देखिए बाबर ने क्या किया था कि अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। बाबर की एक आत्मकथा थी, उसका नाम क्या था, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी। इसी को क्या कहते हैं, बाबरनामा। ये किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ये जो आत्मकथा थी बाबर की, तुझके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो बाबर ने क्या किया था कि सड़कों को नापने हेतु एक व्यवस्था की थी उसने, सड़कों को नापने हेतु गजे बाबरी, गज ए बाबरी, ये पद्धति जो है प्रचलित किया था। तो दोस्तों, आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स।